नमस्कार साथियों, डिकोड एग्ज़ाम के इस मंच पर मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन प्रतियोगी परीक्षाओं में समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए प्रश्नों में इजाफा हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए डिकोड एग्ज़ाम द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यहाँ पर एक 10 प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू किया जाए जो आधारित हों हमारे दैनिक समसामयिक मुद्दों पर। साथ ही उसकी विस्तृत रूप से हम व्याख्या को देख सकें, उसके बारे में कुछ जान सकें। तो यहाँ पर यह श्रृंखला शुरू की जा रही है जिसमें प्रतिदिन 10 प्रश्न शामिल होंगे और विस्तृत रूप से उसके बारे में कुछ जानकारी समाहित होगी। इस प्रश्न उत्तरी श्रृंखला को मैं यहाँ पर शुरू करूँ इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप इसे इस वीडियो के साथ में देखते देखते लिखते चलें अपने नोट्स के रूप में, तो माह के अंत में आपके पास 300 प्रश्नों की एक विस्तृत श्रृंखला होगी जो हर एक परीक्षा में आपके लिए निर्णायक भूमिका निभाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न और देखते हैं कि हमारे पास आज का पहला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षाशाला स्तर पर शुरुआत की गई। तो चलते हैं, देखते हैं कि इनके ऑप्शन हमारे पास क्या दिए हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय और दूसरा ऑप्शन दिया गया है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तीसरे ऑप्शन में है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, चौथा ऑप्शन दिया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। यहाँ पर यानी कि जो हमारा प्रश्न है इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा इस चीज़ को शुरू किया गया है, यानी कि यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा AI की शिक्षाशाला स्तर पर CBSE स्कूलों में कक्षा 8, 9 और 10 के लिए इसको शुरू किया गया है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के अगर मंत्री की हम बात करें कि वो कौन हैं, तो वो हैं रमेश पोखरियाल। अगर इनके संसदीय क्षेत्र की हम बात करते हैं कि इनका संसदीय क्षेत्र क्या है, तो वो है हरिद्वार इनका संसदीय क्षेत्र है। इस पाठ्यक्रम को CBSE ने माइक्रोसॉफ्ट, IBM और इंटेल जैसी कंपनियां जो कंप्यूटर के क्षेत्र में अग्रणी कंपनियां हैं 3, इनके साथ मिलकर बनाया है या शुरू किया है। इसके अंतर्गत CBSE द्वारा कितने शिक्षकों को अभी तक शिक्षित किया गया है, इसके अगर बारे में हम जानें तो यहाँ पर अभी तक 1690 अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। बढ़ते हैं आगे और CBSE के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी और जुटाते हैं। तो यहाँ पर CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के गठन की अगर हम बात करें तो इसका गठन हुआ था 3 नवंबर 1962 को और इसके मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय के अधीन जो है ये CBSE कार्य करता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो CBSE देश में सार्वजनिक तथा निजी स्कूलों के लिए राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा बोर्ड है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मशीनों में इंसानों की तरह सोचने की क्षमता को विकसित किया जाता है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में पिछले 1 या 1.5 साल से आपने इस शब्द को बहुत ज़्यादा सुनने में आया होगा, आपके द्वारा संज्ञान में आया होगा। कारण यह है कि मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितनी बन रही हैं अब एंड्रॉयड बेस्ड या जो भी बन रही हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अधिक प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़र हैं तो उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पर कैमरे के लिए इसको प्रयोग किया जा रहा है कि कैमरा अपने आप कलर्स को सेंस करे और एक बेहतर पिक्चर क्वालिटी आपको उपलब्ध कराए। अगर इनके हम जनक की बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन हैं, तो वो हैं जॉन मैकार्थी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक माने जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में मध्य भारत के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। हमारा ऑप्शन है हमारे पास भोपाल, देवास, जबलपुर और दतिया।
तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है देवास, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। मध्य भारत के पहले अवंती मेगा फूड पार्क, यानी कि अवंती मेगा फूड पार्क इसका नाम है, जो कि ध्यान में आपको रखना होगा। इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है, जो हरसिमरत कौर बादल द्वारा कहाँ किया गया, मध्य प्रदेश के देवास में किया गया। और यह योजना जो लागू की गई थी मेगा फूड पार्क की, वो 2008 में लागू की गई थी, 2008 में। और इसका लक्ष्य क्या है, अगर इसके लक्ष्य की बात करें तो किसानों, संसाधकों और खुदरा व्यापारियों को साथ लेकर कृषि उत्पादों को बाजार से जोड़ने के लिए तंत्र उपलब्ध कराना ही इसका जो है वो लक्ष्य है। साथ ही मूल्यवर्धन को अधिकतम सुनिश्चित किया जा सके, ये भी इसके लक्ष्य में शामिल है। मेगा फूड पार्क के लिए अगर हम मिनिमम रिक्वायरमेंट, अगर स्पेस की बात करें कि कितनी भूमि पे इसको लगाया जाना है, तो उसके लिए मिनिमम जो आंकड़ा रखा गया है वो होना चाहिए कम से कम 50 एकड़। 50 एकड़ में इसको स्थापित करना होगा। इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि 50 एकड़ भूमि आपके पास होनी चाहिए। पीएम किसान संपदा योजना के अंतर्गत इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अगर इसके इम्प्लीमेंट की बात करें तो वो किसके अंतर्गत किया जा रहा है, पीएम किसान संपदा योजना के अंतर्गत। ये भी एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना होगा। वित्त पोषण की बात करें कि वित्त पोषित कितने पार्क हैं अभी तक, तो 40 मेगा फूड पार्क जो हैं अभी तक वित्त पोषित हैं, जिनमें 17 मेगा फूड पार्कों का कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका है। 17 जो हैं वो मेगा फूड पार्क जो हैं वो जिनका कार्य पूर्ण हो चुका है। मेगा फूड पार्क की सूची मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर इन सभी की सूची आपको 40 की मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी, www.MOFPI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जो आधिकारिक वेबसाइट है .nic.in पर उपलब्ध होगी। वहाँ से आप इसकी जानकारी विस्तृत रूप में ले सकते हैं। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या है कि हाल ही में सरकार द्वारा देश के श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले थानों की सूची जारी की है, जिनमें से शीर्ष 3 थाने कौन से हैं, इनके बारे में हमको बताना है। देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास अबेरदीन, करीमनगर, माहीसागर। दूसरा ऑप्शन है अबेरदीन, माहीसागर और झालावाड़ा। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास अबेरदीन, बालासिनोर, एजेके, बुरहानपुर और चौथा ऑप्शन है अबेरदीन, बालासिनोर और अनिन। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से हमारे पास जो ऑप्शन सही है वो तीसरा ऑप्शन सही है। अबेरदीन, बालासिनोर, एजेके, बुरहानपुर जो है ये सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो अबेर, जैसा कि उसमें हमने बताया अभी आपको, अबेरदीन, बालासिनोर, एजेके, बुरहानपुर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले थानों की सूची में शीर्ष 3 थाने हैं। शीर्ष पे यही 3 थाने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में गुजरात के कच्छ में जीडीपी सम्मेलन में निर्देश दिया था कि थानों की ग्रेडिंग होनी चाहिए और इनके होनी चाहिए और क्या जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, उनके लिए एक निर्धारित मानक बनाया जाना चाहिए और उन मानकों का पालन करते हुए जो सर्वश्रेष्ठ 3 थाने हों उनकी सूची जारी हो, मतलब ऊपर से नीचे तक रैंकिंग जारी हो, जैसे कि बहुत चीज़ों की रैंकिंग जारी की जाती है। यह सूची गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा जारी की गई है, तो गृह मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और कितने थानों पर यह सर्वेक्षण हुआ उसके बाद ये सूची जारी की गई, तो 15,579 थानों में से 10 शीर्ष थानों की सूची अगर हम देखें कि क्या है, तो इनको 15,579 थानों का जब निरीक्षण किया गया तो वहाँ उनके आपराधिक रिकॉर्ड और उनके जो भी अपराध थे उनको कितनी जल्दी सॉल्व किया गया उस मैटर को, उसके आधार पर ये सूची जारी की गई है। तो इसमें
जो इनका जो बेस बनाया गया है कि समाधान का आधार क्या लिया गया, क्या क्या चीज़ें उसमें समाहित थी, तो उसमें संपत्ति अपराध था, महिलाओं के विरुद्ध अपराध थे और कमजोर वर्ग के विरुद्ध अपराधों को शामिल किया गया था। जो इनका मानक तय किया गया कि किस आधार पर हम इनको चुनेंगे, वो ये 3 आधार शामिल किए गए थे। आगे बढ़ते हैं और कुछ और जानकारी लेते हैं कि 10 थाने हमारे जो हैं वो शीर्ष इस लिस्ट में हैं कौन से। तो यहाँ पर 10 थानों की सूची को दिया गया है और साथ ही दिया गया है कि वो थाना कौन सा है और किस जिले में स्थित है वो थाना, और साथ ही वो राज्य कौन सा है जो थाना जो है वो किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर आपके सामने एक पूरी सूची है जिसको आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर और नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है 1 दिसंबर, 7 नवंबर, 10 नवंबर और 7 नवंबर। यहाँ पर हमारे चौथे प्रश्न का सही उत्तर है डी, यानी कि 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को ये मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है, जैसा कि प्रश्न के उत्तर में मैंने आपको अभी बताया। इसका उद्देश्य अगर देखें कि क्या है, तो उद्देश्य है इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य है सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। तो ये हो गया इसका महत्व। अगले पॉइंट पे आते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर 1994 को मनाया गया था। को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की 50वीं वर्षगांठ, क्या थी वो? 50वीं वर्षगांठ थी किसकी? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की। इसके उपलक्ष्य में पहला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया था। ICAO का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, यानी कि ICAO का जो है स्थापना कब की गई, तो 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर तैयब शेरिफ हैं। डॉक्टर तैयब शेरिफ जो कि इसके अध्यक्ष हैं, किसके? ICAO के, यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष। यह संगठन 193 देशों के साथ मिलकर हवाई परिवहन को सभी के लिए उपयोगी बनाने के लिए कार्य करता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है RBI द्वारा NEFT की सुविधा, NEFT यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT जिसको हम पैसे के लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं, की सुविधा को 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। यह योजना कब से लागू होगी? और हमारे पास ऑप्शन है 10 दिसंबर, 1 जनवरी, 18 दिसंबर और 16 दिसंबर। तो यहाँ पर हमारे पास इसका सही उत्तर जो है वो है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को यह लागू होगी। चलिए इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। NEFT की सुविधा 24 घंटे 7 दिन 16 दिसंबर 2019 से लागू होगी, यानी कि यह सुविधा हमको 16 दिसंबर से प्राप्त हो सकेगी कि हम 24 घंटे किसी भी अकाउंट में NEFT के मार्फत पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक यह सर्विस जो थी वो केवल बैंक के कार्य दिवस, यानी कि जिस दिन बैंक खुला होता था और जितने घंटे वहाँ पर कार्य होता था उसी के समय आप इस सुविधा का प्रयोग कर सकते थे। लेकिन अब यह 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध होगी 16 दिसंबर 2019 से। चलिए अगले पॉइंट पर। इससे पहले NEFT द्वारा किए जाने वाले लेन देन पर लगने वाले शुल्क को भी समाप्त किया जा चुका है। पहले इस पे एक शुल्क लगता था, मिनिमम एक शुल्क देना होता था आपको, कुछ क्राइटेरिया था उसके हिसाब से, जिसको कि पहले ही ख़त्म कर दिया गया था। उपरोक्त दोनों सिफारिशें जो हैं वो किस समिति के द्वारा अगर देखें कि दी गई हैं तो यहाँ है नंदन नीलकेणी समिति द्वारा ये दोनों सिफारिशें लागू की गई थी कि इसको 24 घंटे किया जाए और इस NEFT को जो शुल्क लिया जा रहा था ये शुल्क को हटाया जाए।
NEFT यानी कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एक राष्ट्रव्यापी भुगतान प्रणाली है जो 1-to-1 फंड ट्रांसफ़र की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना के तहत व्यक्ति, फर्म या कारपोरेट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है जिसका कि देश के किसी अन्य बैंक में या समान बैंक में खाता हो। इसकी अधिकतम और न्यूनतम सीमा जो है फंड ट्रांसफ़र करने की नहीं रखी गई है। आप कितना भी फंड किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसके माध्यम से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर, 1 जनवरी, 18 दिसंबर और 16 दिसंबर। तो यहाँ पर सशस्त्र से जो है सेना झंडा दिवस हमारा मनाया जाता है 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को ये मनाया जाता है। बढ़ते हैं इसके व्याख्यात्मक हल की तरफ और जानते हैं कि क्या है ये। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पहली बार सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर 1949 को मनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? कि इसका उद्देश्य था भारत की जनता द्वारा देश की सेना के प्रति सम्मान प्रकट करना, जैसा कि हम अब भी करते हैं और जाहिर सी बात है कि हमें अपनी सेना के प्रति सम्मान होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 1993 में सेना संबंधित सभी फंड को एक सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष में समाहित कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? कि एक जगह ये फंड समाहित कर दिया गया था और इसका प्रयोग कहाँ करना था? इसका प्रयोग जो है सैनिकों के परिवारों के लिए, जो भलाई के वर्ग होते हैं उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। FSSAI द्वारा किस रेलवे स्टेशन को पहले ईट राइट स्टेशन के रूप में सर्टिफाइड किया गया है? तो ये क्या है? पहला ऑप्शन है हमारे पास मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई सेंट्रल, तीसरा ऑप्शन है हरिद्वार सेंट्रल रेलवे स्टेशन और चौथा ऑप्शन है जयपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर है वो है ए, यानी कि मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। आइए व्याख्यात्मक रूप से इसके बारे में कुछ जानकारी जुटा लेते हैं। FSSAI द्वारा मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को पहले ईट राइट स्टेशन के रूप में सर्टिफाइड किया गया है। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय यानी कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, इसके अगर फुल फॉर्म की बात करें हम तो ये होता है। यात्रियों को स्वस्थ और सही भोजन विकल्प बनाने में मदद करने के लिए भारतीय रेलवे ने FSSAI की ईट राइट इंडिया पहल, जो कि 2018 में शुरू हुई थी, उसी के हिस्से के रूप में ईट राइट स्टेशन को शुरू किया है। आने वाले समय में अन्य और स्टेशनों को इसके अंतर्गत लाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है हमारा। 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस द्वारा महिलाओं के लिए माई हेल्थ वुमेन सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च की गई, जिसके बारे में निम्न में से कौन से तथ्य सही हैं? यहाँ पर थोड़ा व्याख्यात्मक रूप में लंबे तथ्य दिए गए हैं और हमको बताना है कि इनमें से क्या तथ्य सही हैं। तो इसमें से पहला हमारा जो ऑप्शन है वो है, इस नीति का उद्देश्य चिकित्सा आकस्मिकताओं के मामले में वित्तीय सहारा प्रदान करना। यह नीति 18 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए 1 लाख से 1 करोड़ तक की बीमित धनराशि प्रदान करेगी। दूसरे ऑप्शन में है, इस नीति में कैंसर और संबंधित सर्जरी, गर्भावस्था और नवजात जटिलताओं, हमले और जलने को शामिल किया गया है। इसमें तीसरे ऑप्शन में इसमें हृदय संबंधी, रूमेटाइड अर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारियों को शामिल किया गया है। इनमें महिलाओं को तनाव प्रबंधन, गर्भावस्था देखभाल, कार्य जीवन संतुलन
आदि पर विमर्श दिया जाएगा। ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं और चौथा ऑप्शन है हमारे पास उपरोक्त सभी। हमको बताना है कि जो हमारा HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस है, इसके द्वारा इनमें से किन किन बातों को या किस बात को समाहित किया गया है। तो यहाँ पर उपयुक्त लिखी हुई सभी बातें सही हैं, यानी कि ये ABC में जो पॉइंट दिए गए हैं वो तीनों हमारे सही हैं। अतः हमारा ये D ऑप्शन इसमें सही है। और बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। इंद्र 2019 त्रिसेवा अभ्यास का आयोजन कब और किस देश के साथ किया जाएगा? इसमें हमारे पास ऑप्शन है 10 से 15 दिसंबर अमेरिका के साथ, 10 से 19 दिसंबर रूस के साथ, 10 से 20 दिसंबर फ्रांस के साथ और 10 से 20 दिसंबर इजराइल के साथ। तो यहाँ पर जो इंद्र से 2019 त्रिसेवा अभ्यास का आयोजन है वो होगा हमारा 10 से 19 दिसंबर के बीच में रूस के साथ, यानी कि यहाँ पर हमारा B ऑप्शन सही है। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी जुटाते हैं। इंद्र 2019 त्रिसेवा अभ्यास का आयोजन 10 से 19 दिसंबर रूस के साथ बबीना, जो कि झांसी में है, पुणे तथा गोवा में आयोजित होगा। दूसरे पॉइंट में हम बात करते हैं इसके, तो इस युद्ध का अभ्यास का उद्देश्य की अगर हम बात करें तो दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना तथा समुद्री सुरक्षा ऑपरेशन के संबंध में आपसी समझ को विकसित करना होगा। यह एक त्रिसेवा अभ्यास है जिसमें दोनों देशों की थल सेना, वायुसेना और नौसेना हिस्सा लेंगी। युद्धाभ्यास इंदिरा की श्रृंखला की शुरुआत की अगर हम बात करें कि कब हुई थी, तो वह हुई थी 2003 में। और इसका अगर पहले युद्धाभ्यास की बात करें, पहले संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास 2017 में आयोजित किया गया इसका। यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। यहाँ पर बात की जा रही है सबसे पहले, यहाँ पर हमने बात की है सबसे पहले अभ्यास इंद्र की श्रृंखला की शुरुआत 2003 में हुई। ध्यान देने वाली बात है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा थोड़ा सा कि इंद्र की श्रृंखला की शुरुआत कब हुई? 2003 में। और पहला क्या चीज? संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास। इन दोनों में अंतर को समझिएगा, वरना आप काउंटिंग में लग जाएंगे अगर ध्यान नहीं दिया। 2003 से और 2017 के बीच में भाई ये पहला कैसे हुआ 17 में? तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस को देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अंतिम प्रश्न की तरफ, जो है 10वां प्रश्न हमारा। यहाँ पर है, हाल ही में भवानी मुखर्जी का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं खेल, साहित्य, कला और विज्ञान। तो जो भवानी मुखर्जी थे वो खेल से संबंधित थे, यहाँ पर खेल से संबंधित थे, यानी कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए इनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो भवानी मुखर्जी टेबल टेनिस से संबंधित थे और चंडीगढ़ के निवासी थे, चंडीगढ़ से बिलोंग करते थे। इन्होंने टेबल टेनिस में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार 2012 में प्राप्त किया। यहाँ पर अगर द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करेंगे तो पहले से कंफ्यूज मत होइएगा, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, बहुत माइन्यूट सी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ेंगी आपको। यहाँ पर लिखा गया है कि पहला, उन्होंने टेबल टेनिस में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो आप ध्यान दीजिएगा ये पहला टेबल टेनिस में पुरस्कार है, ना कि पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये ध्यान देने वाली बात है कि इससे पहले 2012 से पहले जो भवानी मुखर्जी थे, इनसे पहले टेबल टेनिस में किसी को भी यह पुरस्कार नहीं दिया गया। भवानी मुखर्जी 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे उसमें उस समय टीम के हेड कोच थे। एक टेबल टेनिस कोच जिनका निधन अभी और हुआ है वो हैं तपन बोस। तो ये थी हमारी 10 प्रश्नों की आज की समसामयिक मुद्दों पर आधारित प्रश्नोत्तरी श्रृंखला। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।